हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक करें। तो आज का आपका टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन बंध उन यौगिकों में उपस्थित होता है या प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक अत्यधिक विद्युत ऋणी, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होते हो, उन यौगिकों में ही हमें हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित होता है या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, उन्हीं यौगिकों के द्वारा हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित किया जाता है। इन यौगिकों में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कि आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है, वह निकटवर्ती किसी अन्य आणविक संरचना या उसी यौगिक की आणविक संरचना के धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार का विद्युत आवेशित आकर्षण एक आंशिक बंध के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसी आंशिक बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मतलब जिस यौगिक के साथ अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वह अधिक विद्युत ऋणी परमाणु किसी अन्य आणविक संरचना के हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करता है और ये जो आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे डॉटेड लाइन, डैश डैश की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, YH एक यौगिक है, Y एक अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु है जैसा कि आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये जो YH यौगिक है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, YH अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, इस वजह से इस पे आंशिक ऋणावेश प्रदर्शित किया गया है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आवेश प्रदर्शित किया गया है। तो यह जो Y है वह दूसरे अणु के H को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है विद्युत आकर्षण बल के द्वारा। तो यहाँ पे H व Y के बीच में एक दो प्रकार के बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। Y और H के बीच में एक लाइन खींची हुई है, सिंगल लाइन खींची हुई है, तो वो आपका सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित कर रहा है और डॉटेड लाइन के माध्यम से भी दो आणविक संरचनाओं के बीच में हाइड्रोजन है वह Y के द्वारा आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन, डैश डैश लाइन के माध्यम से जो बंध प्रदर्शित किया गया है, यही बंध यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वह दूसरी आणविक संरचना के हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये आकर्षण बल है, इसी बल को हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, जिसे डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो हम एग्जाम्पल लेते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं अपन, HF होता है। जब इसकी संरचना की बात की जाए तो हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसमें एक फ्लोरीन के साथ वह सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। वह दूसरा जो बंध उस पर उपस्थित होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में, वो होता है आपका आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो और इस हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, HF एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा HF लिखा हुआ दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा HF लिखा हुआ तीसरा मॉलिक्यूल है। मतलब इन HF के मॉलिक्यूल के बीच में आपका हाइड्रोजन बंध यहाँ पे आप
देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है वह 2 फ्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, एक आपका सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, दूसरा आप देख रहे हैं डॉटेड बंध के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वही आपका क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में हाइड्रोजन परमाणु अगर उपस्थित है तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जैसा कि आप यहाँ पे HF में देख रहे हैं। हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, एक हाइड्रोजन है वो आप 2 फ्लोरीन परमाणु के बीच में उपस्थित है, जिसमें हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध के साथ भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन बंध के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे HF के जो अणु हैं वह आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन बंध 2 अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में अगर हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अन्य एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं, जल का अणु दे रखा है, जल के अणु भी आपके हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और दे रखा है, अमोनिया के अणु, अमोनिया में भी आपका हाइड्रोजन परमाणु है वो 2 अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु नाइट्रोजन के बीच में उपस्थित है इसलिए अमोनिया में भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो जल के अणु में भी आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन है वह सहसंयोजक बंध के द्वारा भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन बंध के द्वारा भी प्रदर्शित जुड़ा हुआ है। डॉटेड लाइन के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है और सहसंयोजक बंध को सिंगल लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपका हाइड्रोजन बंध का एक एग्जाम्पल हो गए। HF, H2O, अमोनिया, इनमें आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बंध की जो बंध ऊर्जा होती है वह सहसंयोजक बंध की ऊर्जा की तुलना में कम होती है, जिसका मान होता है आपका 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल के आसपास होता है। और हाइड्रोजन बंध की ये जो सामर्थ्य है वह हाइड्रोजन परमाणु जिस विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु अधिक जो आपका परमाणु है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य भी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार की। तो हाइड्रोजन बंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और दूसरा आपका है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। इनके इंग्लिश में नाम है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नाम में ही इसकी परिभाषा है अंतर आणविक एवं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। तो हम इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। अंतर आणविक और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी नाम में ही इसकी परिभाषा है। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 अलग अलग अणुओं के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये अणु आपके एक ही यौगिक के हो सकते हैं या अलग अलग यौगिक के भी हो सकते हैं, जैसे कि जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अमोनिया के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आपका एग्जाम्पल अंतर आणविक हो जाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोजन बंध को हम अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यह बंध क्या कहलाएगा आपका अंतर आणविक, 2 अलग अलग अणु या समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध हो तो ऐसे बंध को हम हाइड्रोजन बंध को हम अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं जल एवं अमोनिया। दूसरा एग्जांपल आपका दे रखा है नाइट्रिक अम्ल व जल के अणु के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं तो वो भी आपका किसका एग्जांपल है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का एग्जांपल है। नीचे आप एक और देख रहे हैं फॉर्मिक अम्ल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आपका अंतर आणविक, मतलब 2 समान या अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसे हम कहेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो आप सभी एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में उपस्थित है तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बंध होगा। सेकेंड डेफिनेशन आपकी अंतः आणविक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग अणु के अंदर ही ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित हो। यदि हाइड्रोजन बंध एक ही आणविक संरचना में 2 परमाणुओं के द्वारा बने हों तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल में जो COOH समूह है वह नंबर 2 पोजीशन एवं नंबर 6 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़े होने की वजह से यहाँ पे अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, मतलब यह
दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना के उसी अणु में उपस्थित OH के साथ COOH समूह हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें भी NO2 समूह का ऑक्सीजन और OH समूह का हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच में OH समूह का हाइड्रोजन व NO2 समूह के O के बीच में आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो ये 3 एग्जांपल हैं, इसके अलावा दूसरे एग्जांपल भी हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हमने 3 एग्जांपल देखे हैं। तो अणु के अंदर ही ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आप देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की वजह से यौगिक के बहुत सारे भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और इन भौतिक गुणों में परिवर्तन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी भौतिक गुणों के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो पहला आपका भौतिक गुण है गलनांक एवं क्वथनांक। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि समान अणुभार वाले यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान लगभग समान होते हैं, या फिर उनका एक निश्चित क्रमबद्धता होती है। समान अणुभार वाले आणविक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान लगभग समान होते हैं, लेकिन जिन यौगिकों में समान अणुभार है लेकिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है वहाँ पे गलनांक व क्वथनांक के मान तुलनात्मक रूप से अधिक पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की वजह से इन अणुओं में संगुणन पाया जाता है। इन अणुओं में आपस में एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गलनांक क्वथनांक के मान ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं आप, एथेन एंड मेथेनॉल। तो एथेन का जो अणुभार है वो आपका 30 है, मेथेनॉल का जो अणुभार है वो आपका 32 है। 30 और 32 में अणुभार में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप उसके क्वथनांक की बात करेंगे तो एथेन में -89 डिग्री, मतलब ये गैसीय अवस्था में होता है, जबकि मेथेनॉल का जो आपका क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, वो +85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये हो गया अणुभार में लगभग समानता है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, क्योंकि मेथेनॉल में OH समूह उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे मेथेनॉल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि एथेन में हाइड्रोजन जो है वह किसी भी ऐसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो एथेन में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। इस वजह से मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एथेन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा गलनांक व क्वथनांक के गुणों को में भी आप समझा सकते हैं। जैसे कि आपके और एग्जाम्पल दे रखा है एसिटिक अम्ल एवं प्रोपेनॉल के एग्जाम्पल में दे रखा है। दोनों के अणुभार 60-60 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका है 118 डिग्री सेंटीग्रेड, और एथेनॉल का प्रोपेनॉल का है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हाइड्रोजन बंध है वह एथेनॉल की तुलना में ज़्यादा सामर्थ्यवान है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इनके गलनांक व क्वथनांक के मान ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से गलनांक व क्वथनांक के मान ज़्यादा प्राप्त होते हैं। सेकंड भौतिक गुण है यौगिक की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसी भी यौगिक की 3 प्रकार की हो सकती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। और यौगिकों की ये जो भौतिक अवस्था होती है वह डिपेंड करती है अणुओं के बीच में अंतर आणविक दूरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यौगिक के अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी का मान ज़्यादा है तो वह गैसीय अवस्था में होती है, या अगर दूरी का मान कम है तो वह द्रव या ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। और हाइड्रोजन बंध के कारण यह अंतर आणविक दूरी का मान कम हो जाता है, और अंतर आणविक दूरी का मान कम होगा तो भौतिक अवस्था आपकी द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में आपकी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध की वजह से अंतर आणविक दूरी में परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से भौतिक अवस्था का निर्धारण भी हाइड्रोजन बंध कहीं न कहीं करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ईथर में देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। इस वजह से ईथर आप देखते हैं तो एक प्रकार का वाष्पशील द्रव होता है, वेपोराइज्ड लिक्विड होता है। मतलब ईथर को अगर आप
किसी बीकर में खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय के बाद आपका वेपोराइज हो जाता है, वाष्प के रूप में वो आपका उड़ जाता है और समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसी समान अणुभार वाले अगर अपन अल्कोहल को लेते हैं, इसी का समावयवी होता है, ईथर का समावयवी होता है आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल में आप हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो यह आपका अवाष्पशील द्रव के रूप में होता है। तो अल्कोहल अवाष्पशील द्रव के रूप में होता है, जबकि ईथर आपका वाष्पशील द्रव के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आप भौतिक अवस्था का निर्धारण भी इस हाइड्रोजन बंध के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध की वजह से अणु है वो आपके ज़्यादा आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से वो आसानी से वेपोराइज्ड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता के गुण को भी हम हाइड्रोजन बंध के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिकों की जल में विलेयता सामान्यतया अधिक होती है, क्योंकि ये यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। मतलब अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों की जल में विलेयता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो यौगिक होते हैं वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और आसानी से विलयशील हो जाते हैं। इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध की बनाने वाले यौगिकों की जल में विलेयता कम होती है, क्योंकि अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, जबकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल की बात करें, OH समूह रखने वाले यौगिक अर्थात अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्योंकि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ROH और H2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है वो एक चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल की जल में घुलनशीलता कम होती जाती है। वहीं OH समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इस वजह से इनकी विलयशीलता भी बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल में तुलनात्मक रूप से कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि अंतः आणविक वाले यौगिक आसानी से जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि अंतर आणविक और अंतः आणविक किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक जल में विलेयता को बढ़ाते हैं, लेकिन अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक आंतरिक बंध के कारण जल व यौगिक के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं, इस वजह से इनकी विलेयता कम होती है। किसकी? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों की जल में विलेयता कम होती है, क्योंकि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, इस वजह से अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों की जल में विलेयता कम होती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों की गलनांक व कथनांक के मान भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं विलेयता की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जल में घुलनशीलता पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में उपस्थित OH समूह अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा NO2 के साथ जुड़ जाता है और यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जल में विलेयता पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होती है, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो OH समूह उपस्थित है वह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो आपका OH समूह उपस्थित है वह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाकर उसी अणु में उपस्थित NO2 समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की घुलनशीलता या विलयशीलता पानी में कम होती है। उसी प्रकार हम बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की क्वथनांक भी पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है। इसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH समूह है
वह ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अन्य अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना नहीं सकता है, क्योंकि वह अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो OH समूह उपस्थित है वह पैरानाइट्रोफिनॉल के दूसरे अणु के साथ भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक का मान ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक होता है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने की वजह से आकर्षण बल अधिक होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मान अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जल में विलयशीलता पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होती है, क्यों, कारण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक का मान पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है, क्यों। दोनों के कारण एक ही है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये है आपके हाइड्रोजन बंध के बारे में हमने चर्चा यहाँ पे करी कि कौन कौन से हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध की वजह से किस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आपके आते हैं। तो हाइड्रोजन बंध अधिक विद्युतणीय परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो उन यौगिकों के द्वारा ये हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन बंध को हम डॉटेड लाइन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक हाइड्रोजन बंध। थैंक यू।